Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shah-GE Academy. Dear first year accounting students, assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So students, chapter number 7 हमने स्टार्ट किया था, जिसका लेक्चर 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं. आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है बेटा? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक. यानी कि हम कैश बुक जो बनाते हैं कंपनी वाले, जो अपने अकाउंट की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, उसका बैलेंस और जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होता है, उस बैलेंस के डिफरेंसेस को दूर करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है. इसके बाद हमने इसका फॉर्मेट डिस्कस किया था. फॉर्मेट में हमने पढ़ा था कि हम इसमें 3 कॉलम्स बनाते हैं. सबसे पहले पर्टिकुलर का कॉलम आता है, देन हम कैश बुक का कॉलम बनाते हैं और इसके बाद हम बैंक स्टेटमेंट का कॉलम बनाते हैं, क्योंकि हम दो ही चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को. और थर्ड कॉलम हमारा एक पर्टिकुलर का आता है, जहां हम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं. इसके बाद डिफरेंट हमने की टर्म्स पढ़ी थी लेक्चर 2 में. अब अगर आपने वो की टर्म्स नहीं पढ़ी तो बेटा पहले आप लेक्चर 2 लाजमी तौर से देखिएगा, क्योंकि की टर्म्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब भी आप अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. आज भी हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करना है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द बैंक रिकॉन्सिलिएशन ऑफ मिल्लत सप्लाई कंपनी फॉर 28 फरवरी 1997 द फॉलोइंग फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड. वो कह रहे हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन के दौरान, मिल्लत सप्लाई कंपनी की बैंक रिकॉन्सिलिएशन के प्रोसेस के दौरान कुछ डिस्कवरी हुई, कुछ डिफरेंसेस मालूम है, और ये डिफरेंसेस ये आपको गिवन है यहाँ पर. सबसे पहले अगर बैलेंस की बात करें तो वो कह रहे हैं कैश बुक का बैलेंस है 4,37,850. यानी कि कंपनी वाले कह रहे हैं कि जो हमारा बैलेंस है बैंक का अकाउंट का, वो है 4,37,850. जबकि बैंक वाले अपनी बैंक स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि नहीं, आपका बैलेंस है 4,60,750. तो यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है. तो इन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हमें यहाँ पर डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं. रिक्वायरमेंट हमें दी गई है, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एट February 28, 1997 गिविंग एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक. हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है. उसके बाद हमने दोनों का एडजस्टेड बैलेंस निकालना है, दोनों कॉलम्स का, कैश बुक का भी और बैंक का भी. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अपना जो फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? सबसे पहले हम कंपनी का नेम लिखते हैं. यहाँ पे हमारे पास कंपनी क्या थी? मिल्लत सप्लाई कंपनी थी. यहाँ पर हमने इसका नेम लिखा. सेकंड, हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम वो लिखेंगे. और थर्ड, हम अपना मंथ लिखेंगे कि हम किस मंथ की स्टेटमेंट बना रहे हैं. तो हमने क्या लिखा? फॉर द पीरियड एंडेड February 28, 1997. इसके बाद हम 3 कॉलम्स मेंटेन करेंगे. 3 कॉलम्स में सबसे पहला कॉलम आ जाता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, या हम इसे पर्टिकुलर भी कह सकते हैं, जिसमें हम तमाम चीजें नोट डाउन करेंगे कि क्या चीज ऐड हो रही है और किस वजह से हो रही है, क्या लेस हो रहा है और उसका रीजन क्या है. इसके बाद सेकंड कॉलम बनता है बेटा कैश बुक का, यानी कि कंपनी का जो अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर रहा है कैश बुक, उस कैश बुक का कॉलम हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं. इसके बाद थर्ड कॉलम आ जाता है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का, क्योंकि हम दो ही कॉलम्स को मेंटेन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों के बैलेंसेस एडजस्ट करने हमने कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का. कॉलम बनाने के बाद सबसे पहला काम बेटा आपने क्या करना होता है? सबसे पहले आपने लिखने होते हैं बैलेंसेस. बैलेंस एज पर कैश बुक का अगर नॉर्मल बैलेंस की बात की जाए तो कैश बुक को कंपनी किस तरह डील करी होती है कि बैंक का जो कॉलम है वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए एसेट है. एसेट जब भी इंक्रीज होगा डेबिट होगा, जब भी डिक्रीज होगा क्रेडिट होगा. तो कंपनी वालों के लिए यहाँ पे कैश बुक का कॉलम भी क्या है? कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है. कैश बुक का बैलेंस क्या है? यहाँ पर 4,37,850 हमने लिख दिया. इसके बाद अगर बात करें बैंक स्टेटमेंट की, तो बैंक वालों के लिए वही बैंक का अकाउंट क्या है? लायबिलिटी है. हमारे लिए तो एसेट है, यानी कंपनी के लिए एसेट, लेकिन बैंक वालों के लिए वो लायबिलिटी है, और वो लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे. यानी जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट होगा, जब भी डिक्रीज होगा डेबिट होगा. तो बैंक स्टेटमेंट का बेटा नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है. तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है? 4,60,750, यानी ये क्रेडिट बैलेंस होगा. हम इसे लिख लेंगे 4,60,750 हमारा बैलेंस था. अब इसके अंदर दोनों में अगर देखें तो डिफरेंस आ रहा है. इन डिफरेंसेस को देखने के लिए, दूर करने के लिए उन्होंने हमें कुछ चीजें दी गई हैं कि जब मिल्लत सप्लाई कंपनी ने अपनी बैंक स्टेटमेंट मंगवाई और उन्हें मैच किया तो बहुत सारी चीजें सामने आई.
कुछ चीजें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी, कुछ चीजें बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी। तो बेटा सिंपल आपने दो बातें याद रखनी है, अगर डिपॉजिट हुआ तो ऐड होगा, अगर इश्यू हुआ तो लेस होगा, चाहे बैंक के कॉलम से हो या कैश बुक के कॉलम से हो। इसके बाद सेकंड थिंग इज कि जहां रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा वहां रिकॉर्ड करेंगे, यानी अगर कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है तो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वहां रिकॉर्ड होगा, और अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुका है तो हम इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड चीज आपने जो याद रखनी है वो ये, अगर कोई एरर होता है, मिस्टेक होती है, तो जिससे मिस्टेक होगी वो ही सही करेगा, यानी अगर बैंक स्टेटमेंट में मिस्टेक है तो बैंक की स्टेटमेंट के कॉलम से सही होगी, अगर कैश बुक के कॉलम में मिस्टेक है तो कैश बुक के कॉलम में ही मिस्टेक सही होगी। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 अगर देखें तो उन्होंने क्या कहा है, अ चेक फॉर ₹2050 वॉज स्ट्रॉन्गली डिडक्टेड इन द कैश बुक एज 20,500। एक चेक था, चेक इश्यू कितने का हुआ था, ₹2050 का, लेकिन कैश बुक में कंपनी वालों से गलती हो गई, उन्होंने 2050 की जगह 20,500 लिख दिया। अमाउंट देखे, डिफरेंस देखे तो डिफरेंस कितना है, 18,450 ज्यादा लिख दिए उन्होंने। 2050 लिखना था लेकिन उन्होंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, और उस एक जीरो ज्यादा लगाने की वजह से 18,450 ज्यादा लेस हो गए। अभी मैंने आपको 3 चीजें कही थी, जिसमें मैंने आपको एक चीज ये भी कही कि जहां जिससे मिस्टेक होगी वो ही उस मिस्टेक को सही करेगा। तो यहाँ मिस्टेक किससे हुई है, कैश बुक में मिस्टेक हुई है, यानी कंपनी वालों से मिस्टेक हुई है, तो कैश बुक के कॉलम में ही ये मिस्टेक सही होगी। तो मिस्टेक क्या हुई है, डिडक्ट किए यानी लेस किए हैं, इतने लेस करने थे 2050, लेकिन गलती से क्या किया, 20,500 लेस कर दिए। तो बेटा गलती हो गई, गलती से लेस किए, तो गलती सही करने के लिए क्या करेंगे, जितनी अमाउंट से लेस किए थे उतनी अमाउंट से दोबारा से इसे ऐड कर देंगे। क्योंकि इश्यू किया है चेक तो जाहिर है हमारी क्या थी, लायबिलिटी होगी, हमने अपने सप्लायर को ही दिया होगा चेक। जब रिसीव करते हैं तो जाहिर सी बात है कस्टमर से ही रिसीव करते हैं जिन्हें हमने उधार पे बेचा होता है, और जब भी इश्यू करते हैं तो जाहिर सी बात है सप्लायर को इश्यू कर रहे होते हैं जिनको हमने देना होता है। तो कस्टमर होंगे तो अकाउंट रिसीवेबल, सप्लायर होंगे तो अकाउंट पेबल, यानी हम इश्यू कर रहे हैं तो हम अकाउंट पेबल है, और अगर हमें रिसीव हो रहा है तो क्या है, वो अकाउंट रिसीवेबल है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इश्यू किया था, यानी हमने गलती से अकाउंट पेबल ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, और कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, 18,450 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, लेस ज्यादा किया है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे वापस उस अमाउंट को, और हमने लिखा क्या, अकाउंट पेबल, क्योंकि हमने इश्यू किया है तो ज्यादा अकाउंट पेबल ही होगा। और ब्रैकेट में हमने लिखा एरर इन रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्ड करते हुए हमसे गलती हो गई। कितनी गलती हो गई कि 18,400 हमने ज्यादा लेस कर दिए थे, उसे हमने वापस ऐड कर दिया। नेक्स्ट अब देखते हैं, कंपनी डिपॉजिटेड 3 चेक्स ड्यूरिंग द मंथ बट 1 चेक ऑफ 24,000 रिमेन अनक्लियर। चेक डिपॉजिट करवाए हैं कंपनी ने, अब जब चेक डिपॉजिट कराए होंगे तो फौरन से कैश बुक में क्या किया होगा, ऐड कर दिया होगा उसी टाइम पे। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई थी, जब भी डिपॉजिट होता है चेक तो चेक पहले क्लियर होता है, यानी बैंक वाले उसे क्लियर करते हैं, क्लियरिंग प्रोसेस से वो चेक होता हुआ जब क्लियर हो जाता है तो वो फिर हमारे बैंक अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है। तो वो अमाउंट बेटा जब आएगी, जब क्लियर होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 चेक डिपॉजिट हुए, जब डिपॉजिट होंगे तो हमारी कैश बुक में हमने क्या किया होगा, फौरन से उसे ऐड कर लिया होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि एक चेक ऐसा है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ तो बैंक में जाहिर सी बात है बैंक स्टेटमेंट में वो चेक रिकॉर्ड नहीं हुआ। 24,000 बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जहां रिकॉर्ड नहीं हुआ यानी बैंक स्टेटमेंट में, और ये डिपॉजिट हुआ यानी ऐड किया होगा हमने कैश बुक में भी, तो हम इसे यहाँ पर भी ऐड करेंगे। हमने लिखा ऐड डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, और कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। चेकबुक चार्जेस बाय बैंक ₹50। चेकबुक के चार्जेस लिए, बैंक वालों ने कुछ चार्जेस डिडक्ट किए, और कितने चार्जेस है, ₹50 है। चेकबुक के चार्जेस बैंक में से डिडक्ट हो चुके हैं, यानी बैंक स्टेटमेंट वालों ने लेस कर चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक अपनी कैश बुक से ये लेस नहीं किया, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे अपनी कैश बुक से लेस कर देंगे। हमने क्या लिखा, लेस। चेकबुक चार्जेस ₹50 है, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हम इसे लेस कर रहे हैं। इसके बाद बेटा थर्ड जो है हमारे पास, अब बैंक चार्जेस ऑफ ₹1,500 वॉज डिडक्टेड बाय बैंक।
बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट किए हैं। अब क्यों डिडक्ट किए, हो सकता है ये सर्विस चार्जेस हो, बैंक ने आपके बिहाफ पे यानी कंपनी के लिए कोई काम किया हो, सर्विसेज दी हो, इसके चार्जेस लिए उन्होंने 1500 के उन्होंने चार्जेस लिए हैं, डिडक्ट किया है। बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया होगा, कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये हमारे पास कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वहां पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। और कैश बुक में क्या होगा, बैंक वालों ने इसे क्या किया, डिडक्ट किया यानी लेस किया, तो कैश बुक से भी क्या होगा, ये लेस होगा। हमने लिखा लेस बैंक चार्जेस और ब्रैकेट में हमने लिखा 1500, ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि लेस हो रहे हैं। नेक्स्ट है चेक अमाउंटिंग टू ₹67,450 फाउंड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब अनप्रेजेंटेड, यानी कि बेटा हमने चेक इशू करा था, अपने सप्लायर को इशू किया होगा, जाहिर सी बात है। तो जब हमने सप्लायर को इशू किया तो हमने क्या किया, फौरन से अपनी कैश बुक में से लेस कर दिया होगा कि हमने ये चेक इशू कर दिया, तो हम तो लेस कर चुके हैं, लेकिन चेक अभी तक आउटस्टैंडिंग है यानी पे होना बाकी है। क्यों पे होना बाकी है, क्योंकि ये अनप्रेजेंटेड है कि जिसे हमने चेक दिया वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, वो चेक रख के अपने पास घर में बैठा हुआ है, उसने चेक जाके बैंक में दिया ही नहीं है, ना अमाउंट रिसीव किए। तो जब वो चेक बैंक में गया ही नहीं तो बैंक वालों ने जाहिर है लेस किया ही नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम इसे बैंक में से लेस कर देंगे। हमने लिखा लेस आउटस्टैंडिंग चेक और हमने इसे बैंक स्टेटमेंट के कॉलम से लेस कर देना है 67,450 रुपीज। A check amounting to ₹36,550 written by bank marked। अगर कोई भी चेक बैंक रिटर्न कर रहा है, वापस कर रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा NSF चेक यानी डिसऑनर चेक, यहाँ पे नॉट सफिशिएंट फंड चेक। तो ये क्या है, अमाउंट चेक के थ्रू हमने डिपॉजिट कराया था बैंक में, यानी जब हमने बैंक में डिपॉजिट कराया तो हमने फौरन से क्या किया होगा, हमने अपनी कैश बुक में ऐड कर लिया होगा, लेकिन बैंक वालों ने उसे हमें वापस कर दिया, वो चेक हमारा डिपॉजिट नहीं हुआ। तो क्योंकि वो चेक वापस आ चुका है तो हम इसे क्या करेंगे, जहां पे हमने रिकॉर्ड करा वहीं पर इसे सही करना है। हमने कैश बुक में हमने प्लस किया था, अब इसे एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे वापस लेस कर देंगे अपनी कैश बुक से। तो हमने यहाँ लिखा लेस अकाउंट रिसीवेबल, क्यों, क्योंकि ये चेक हमारे कस्टमर ने ही हमें दिया होगा, अकाउंट रिसीवेबल लिखा हमने और अमाउंट है हमारे पास 36,550, क्योंकि हमने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया था, डिपॉजिट कराते हुए ऐड किया था। अब ये चेक वापस आ गया, रिटर्न कर दिया बैंक ने, तो हम इसे यहाँ पर लेस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 36,550। इसके बाद नेक्स्ट है अ चेक फॉर ₹36,500 was issued by enter in the company's record as ₹35,600। कह रहे एक चेक इशू किया था जो कि था अमाउंट थी उसकी 36,500 की, इशू किया था तो जाहिर सी बात है हमने लेस करना होगा, लेकिन कंपनी ने गलती से उसे क्या रिकॉर्ड कर लिया, 35,600 रिकॉर्ड कर लिया, यानी लेस करना था 36,500 लेकिन लेस कितना कर दिया, 35,600। अगर हम इन दोनों का बेटा डिफरेंस निकालें तो कितना रिकॉर्ड करा है उन्होंने, कम लेस किया है, 900 रुपीज कम लेस हुए, यानी 36,500 लेस करना था जबकि 35,600 लेस किया, तो गलती हो गई, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। और लेस क्या करा होगा, जब हमने लेस किया होगा लिखा होगा अकाउंट पेबल, क्योंकि हमने पे करने होंगे, इशू किया चेक, तो हमने जितनी अमाउंट कम लेस की उतनी अमाउंट हम दोबारा से लेस करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखा, हमने लेस अकाउंट पेबल और ब्रैकेट में हमने लिखा एरर इन रिकॉर्डिंग, यानी हमसे रिकॉर्डिंग के दौरान एरर हो गया, मिस्टेक हो गई। और कितनी मिस्टेक हो गई कि हमने 900 रुपीज कम लेस किए हैं, तो हमने क्या किया, अगेन 900 को लेस कर देना है। इसके बाद बेटा हमने एडजस्टेड बैलेंसेस निकालने। अब जब हम एडजस्टेड बैलेंस किस तरह निकालेंगे, जो हमारा बैलेंस है कैश बुक का यानी 4,37,850, इससे हम लिखेंगे और इसमें जो भी हमारे कैश बुक के कॉलम में ऐड हो रही है अमाउंट्स हम उसे ऐड करेंगे, और बाकी जो चारों अमाउंट्स लेस हो रही है इन चारों को हमने जब लेस किया तो हमारे पास बैलेंस आया 4,17,300।
इसी तरह हम बैंक स्टेटमेंट का भी करेंगे। 4,60,750, इसमें प्लस कर देना है आपने 24,000 और लेस करना है 67,450। तो अमाउंट हमारे पास क्या आ गई? 4,17,300। तो बेटा आज हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन किया। एग्जाम्पल क्वेश्चन आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। 3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहला कि बैलेंस लिखने है। सेकंड, जहां जिस कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा उस कॉलम में रिकॉर्ड करना है। थर्ड इज के जिससे मिस्टेक होगी वही ठीक करेगा। अगर कंपनी वालों से मिस्टेक हुई है तो कैश बुक में ही लिखा जाएगा, वो मिस्टेक कैश बुक में ही सही होगी। और अगर बैंक वालों से मिस्टेक हुई है यानी बैंक स्टेटमेंट में कोई एरर है तो हम उसे बैंक स्टेटमेंट के ही कॉलम में सही करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 4, उसमें हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में हमने आज अब तक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सीखी है। आने वाले लेक्चर्स में हम उसकी जर्नल एंट्री बनाना भी सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।